हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं पार्ट 2 लेकर के। आज क्लास 12th फिजिक्स इसका पार्ट 2 है। पिछली वीडियो में हमने वैद्युत धारा और अनुगमन वेग से संबंधित वो आर्टिकल कराया था I=NEA/BD। उसी के आधार पर आज हम अनुगमन वेग या अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कराने जा रहे हैं। ध्यान से समझें। तो आज अनुगमन वेग या अपवाह वेग होता क्या है? ये चालक या तार है, चालक को तार ही बोलते हैं। इस चालक या तार के सिरों के बीच जब हम विभवांतर B स्थापित करते हैं या सेल को जोड़ देते हैं, तब चालक की लंबाई के अनुदिश इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। और अनुगमन वेग को अपवाह वेग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे BD से प्रदर्शित करते हैं। और BD का फुल फॉर्म होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसकी थ्योरी की बात करें हम, तो इसमें एक प्रकार से ये PQ क्या है? एक चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है? L है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? कैपिटल A है। इसके सिरों से एक कुंजी K के द्वारा एक सेल से जोड़ दिया गया है, अर्थात P सिरे को सेल के धन सिरे से और Q सिरे को एक कुंजी K के द्वारा नेगेटिव सिरे से जोड़ दिया गया है। जब कुंजी K को दबाते हैं हम या ऑन करते हैं, तब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो माइनस सिरे से किसकी तरफ बहने लगते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं? Q से किसकी तरफ? P की ओर। और कितने वेग से? BD के अनुगमन वेग से। और जब इलेक्ट्रॉन जब किसी चालक में प्रवाहित होते हैं, तब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे कि जानते हैं, जैसे मान लो तार में कोई करंट नहीं आ रहा है इस समय, तो आप पंखा टीवी कुछ भी नहीं चला सकते। जब इलेक्ट्रॉन फेलो हो जाते हैं, जब लाइट आ जाती है, आप कहते हैं लाइट आ गई, तो इसमें तो ये होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं? प्रवाहित होने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जिस तरफ को प्रवाहित होते हैं उससे विपरीत दिशा में धारा बहने लगती है। अर्थात मैं फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर I=NEA/BD। ये पिछले आर्टिकल से आया है, तो यहाँ से BD आ जाएगा I/NEA। बात ये होती है, इलेक्ट्रॉन लगातार Q से P की तरफ जा रहे हैं और परिपथ पूरा कर रहे हैं और परिपथ में धारा बहने लगती है। तो यहाँ पर मैंने धारा का फॉर्मूला लगा दिया वाला। अब बात करते हैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E=B/D। ये विभवांतर है, मान लो इसके सिरों के बीच। D की जगह लग जाएगा है L। D प्लेटों के बीच की दूरी होती थी, यहाँ पर चालक तार की लंबाई L काम करेगी। अब एक फार्मूला ही पड़ा होगा E=F/Q। Q की जगह एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी। समीकरण नंबर 2 बाई इक्वेशन 2 और 3। ये भी E का मान है प्यारे बच्चों, ये भी E का मान है। दोनों को क्या कर लेंगे? बराबर कर लेंगे। अर्थात B/L क्या जाएगा? F/E। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो उसमें त्वरण भी होगा, एक्सेलरेशन होगा। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है तब हम F बराबर क्या लगा देंगे? ma। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। MAL क्या? EV। तो A हो जाएगा EV बटे क्या? ml। तो इस प्रकार से मैंने ये त्वरण निकाल लिया। जो इलेक्ट्रॉन Q से P की तरफ परिपथ को पूरा करने के लिए जा रहे हैं, तो उसका मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब निकालूंगा मैं अनुगमन वेग का फॉर्मूला लगाऊंगा। ये BD बराबर ये टाउ होता है। टाउ का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम। तो BD आ जाएगा, ए का जो मान निकाला मैंने ये है EV बटे ml इंटू टाउ। तो भाई स्टूडेंट्स, पहली समीकरण को देखें, ये BD का मान है पहली समीकरण में, ये भी BD का मान है। तो दोनों को क्या कर लेंगे? बराबर कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे और लिख देंगे बाई इक्वेशन 1 और 4। तो भाई EV टाउ बटे ml I/NEA। और हमें क्या चाहिए? ओम का नियम। पहले तिरछी गुणा करें तो ये हो जाएगा E
बी टो एन ई ए इक्वल टू आई इंटू एम एल। तो हमें बी बटे आ जाएगा क्या, आई। यहाँ ई से ई की गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ई स्क्वायर। तो बी के बटे में ले आए हम आई, और इधर क्या रह गया एम एल, और ये ई स्क्वायर टो एन ए, ये कहाँ पहुँच जाएगा इसके बटे में। तो इसे ऐसा लिख दूँगा मैं एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो भाई स्टूडेंट ध्यान रखना, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये भी कांस्टेंट है। किसी चालक की लंबाई है, ये भी कांस्टेंट है। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये भी कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, ये भी कांस्टेंट है। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है। तो इसके लिए नया कांस्टेंट मान लेंगे हम एक, तो बी अपॉन आई इक्वल टू आर, जिसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात ये हो गया ओम का नियम। वैसे हाई स्कूल में पढ़ा होगा आपने, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था परिवर्तित ना हो, यानी ताप परिवर्तित ना हो किसी चालक का, तो उसके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है, उसमें बहने वाली धारा जो होती है आई, उसका जो अनुपात होता है बी और आई का अनुपात एक कांस्टेंट होता है, जिसे हम वैद्युत प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड दी रेजिस्टेंस, और यही ओम का नियम है। अर्थात जो विभवांतर बी होता है वो धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, बी बराबर आई आर, यही ओम का नियम है। और ज़्यादा मैं डिटेल से नहीं बता पाऊँगा, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी ये। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, अब देखते हैं ओम के नियम के बाद में है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसे रो से लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, रो बराबर होता है ई बटे जे। ई का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र, और जे से होता है धारा घनत्व। तो विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं हम, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। अब इससे एक नया फार्मूला प्राप्त करते हैं, और इससे पहले मुझे ये बताना चाहिए था आपको कि धारा घनत्व क्या होता है, करंट डेंसिटी। ये बता दे रहा हूँ, ध्यान रखें। करंट डेंसिटी, जिसे हम जे से लिखते हैं, ये फार्मूला होता है इसका जे इक्वल टू आई अपॉन ए। यदि हम इस फार्मूले में ए के स्थान पर 1 मीटर स्क्वायर लगा दें, तो धारा घनत्व किसके बराबर आ जाता है बच्चों, धारा घनत्व प्रवाहित होने वाली धारा के बराबर आ जाता है। अर्थात किसी चालक या वैद्युत परिपथ में के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को ही हम धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। ये एक सदिश राशि होती है, और इसका मात्रक देखें तो आई से धारा का मात्रा एम्पियर हो जाएगा, बटे में क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसी से एक नया फार्मूला विशिष्ट प्रतिरोध का हम निकालते हैं। तो ई बराबर आ जाता है बी बटे एल, और जे का मान आई अपॉन ए। तो रो इक्वल टू बी अपॉन एल, ए हो जाएगा आई अपॉन ए, पलट जाएगा ये। तो रो बराबर आ जाएगा बी के बटे में क्या आई, और ए के बटे में क्या एल। अर्थात रो बराबर, अभी पढ़ाया था हमने बी बटे आई, क्या बन गया ये वैद्युत प्रतिरोध। तो रो इक्वल टू आर ए बटे एल। तो विद्यार्थियों ध्यान रखो, धारा घनत्व को जे से लिखते हैं। जे का फॉर्मूला होता है अपॉन ए, और एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं, हम धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। और विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखते हैं। रो बराबर ई बटे जे होता है, और इनके मान लगा करके एक नया सूत्र आ गया, जिसे हम रो बराबर आर ए बटे एल से प्रदर्शित आगे आए। अब इसका मात्रक देखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, मात्रक निकालने के लिए या डायमेंशन या विमा निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले रो बराबर होता है आर ए बटे एल। तो रो का मात्रक बराबर हो जाएगा आर से प्रतिरोध का मात्रा ओम, क्षेत्रफल का मात्रा मीटर स्क्वायर, और लंबाई है ये चालक की एम, इससे कट जाएगा। तो रो में आर
इसका मतलब ओम इंटू मीटर, इसका मात्रा हो गया। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में ओम इंटू मीटर, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इंग्लिश में ओम इंटू मीटर। इसी के साथ में इसका एक उल्टा है जिसे बोलते हैं हम विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी PDF फाइल में आपको ठीक से नोट्स मिल जाएंगे, चिंता ना करें, यहाँ समझना वीडियो में बस। तो विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से लिखते हैं प्यारे बच्चों। सिग्मा ये दो प्रकार से बनता है, एक समेशन वाला सिग्मा ये, और एक ये आधे ना वाला सिग्मा। तो ये आधे ना वाले सिग्मा से हमें रिप्रेजेंट करते हैं इसे। तो बच्चों विशिष्ट चालकता जो होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखते हैं और रो का उल्टा करेंगे तो रो बटे 1, तो 1 बटे रो हो जाएगा, अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार से सिग्मा बराबर आ जाता है 1/रो। और अभी मैंने फॉर्मूला बताया था रो का RA/L होता है। तो यहाँ पर जब मैं RA/L लगाऊंगा तो सिग्मा बराबर आ जाएगा यहाँ से L/RA। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात सिग्मा बराबर होता है 1/रो। अर्थात स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होती है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक वायर। तो ये आ गया सिग्मा इक्वल टू L/RA। अगर इसकी मात्रक की बात करें हम तो ये ओम मीटर इसका मात्रक होता है विशिष्ट प्रतिरोध का। इसका उल्टा करेंगे तो ओम मीटर की घात क्या हो जाएगी, ये -1। इसे ओम की घात -1, मीटर की घात -1 देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक आर्टिकल की बात करेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध, धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता में संबंध। धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता में संबंध। तो धारा घनत्व को कैसे लिखते हैं, जे से, और विशिष्ट चालकता को कैसे लिखते हैं, सिग्मा से। अब हमें ऐसा फॉर्मूला स्थापित करना है यहाँ पर जिसमें जे आ रहा हो और सिग्मा आ रहा हो। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो वी नो दैट, हम जानते हैं बाय द डेफिनेशंस ऑफ द कंडक्टिविटी। अर्थात सिग्मा बराबर क्या होता है बच्चों, 1/रो। समीकरण नंबर 1। विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र होता है, अभी बताया था, E/J, जहाँ E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और J से धारा घनत्व होता है। तो यहाँ से हम समीकरण नंबर 1 व 2 से देखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी गेट। तो सिग्मा बराबर आएगा 1/रो का मान हम ये लगा देंगे E/J। तो J कहाँ पहुँच जाएगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा। बटे में एक मान लेते हैं, तिरछी गुणा कर लेंगे। J की वन से J बराबर सिग्मा E। तो स्टूडेंट्स ये परिमाण के पदों में है। धारा घनत्व J आ रहा है इसमें, विशिष्ट चालकता सिग्मा आ रही है इसमें, मगर एक फालतू E आ रहा है, इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और हाँ, एक बात और काम की सुन लेना, ये J बराबर सिग्मा E, ये ओम का नियम है। ये भी किसका नियम है, ओम का नियम। आप कहोगे ओम का नियम तो B बराबर IR होता है, तो इसी से फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा, B बराबर IR प्रूफ हो जाएगा। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में देखें आप तो ये आ जाएगा J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू E वेक्टर। अगर आप प्रूफ करना चाह रहे हैं J बराबर सिग्मा E से ओम का नियम कैसा होता है सिद्ध, तो ये देखें J बराबर सिग्मा E, तो J का सूत्र होता है धारा घनत्व का I/A
सिग्मा का सूत्र होता है 1/रो और ई फिलहाल ऐसे ही रहने दो। तो I/A इक्वल टू रो का मान क्या होता है, रो बराबर J बराबर सिग्मा ई और रो बराबर होता है RA/L। L कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, ऐसे ई का मान हो जाएगा B/L, L से L कट जाएगा, A से A कट जाएगा, तो I बराबर B/R, तो B बराबर हो जाएगा IR। बताओ मानोगे नहीं मानोगे आप कि J बराबर सिग्मा ई ओम का नियम होता है, B बराबर IR। तो ये PCS में आया हुआ है क्वेश्चन, पब्लिक सर्विस कमीशन में, कि ओम का नियम है। तो ओम का नियम आपने पढ़ा होगा खाली B बराबर IR। तो ये ध्यान रखना J बराबर सिग्मा ई ये भी ओम का नियम है। ये प्रत्यक्ष रूप से है, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट फॉर्म में। अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ा रहे हैं आपको किरचॉफ के नियम। किरचॉफ वैज्ञानिक किरचॉफ ने वैद्युत धाराओं से संबंधित 2 नियम प्रस्तुत किए थे। प्रथम नियम को हम लूप के या बंद पास के नियम से भी प्रथम नियम को हम संधि के नियम से भी जानते हैं। दूसरा नियम है बंद पास का नियम, जिसे हम लूप के नियम से जानते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में ना बताते हुए संक्षिप्त में मैं बता रहा हूँ किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ ने 2 नियम प्रस्तुत किए। नंबर 1 प्रथम नियम है। प्रथम नियम फर्स्ट रूल, जिसे हम संधि का नियम बोलते हैं। संधि मानी जोड़, जंक्शन, संधि का नियम। तो मान लो ये जंक्शन है। जंक्शन किसे कहते हैं, वह पॉइंट जिससे 3 जगह को रेल पटरी क्या बिछी हो, जा रही हो, 3 स्थान को रास्ता जा रही हो, तो वो जंक्शन कहलाता है। और 2 रास्ता तो होती हैं आने जाने की। तो ये मान लो ये जंक्शन है ये। तो प्रथम नियम बता रहे हैं, जैसे संधि का नियम बोलते हैं। संधि पर कितनी धारा आ रही है, मान सपोज करो I1 I2 I3। इस संधि पर धारा कितनी आ रही है, 3 दिशा से I1 I2 और I3। और जा रही है धारा कितनी, I1 I4 I5 और I6। ये ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 दिखाएं, यहाँ पर 2 दिखा सकते हैं, 5 भी दिखा सकते हैं। तो पहला नियम ज़्यादा डिटेल में ना बताते हुए प्यारे बच्चों ध्यान रखें कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग। देखो भाई संधि पर आने वाली धाराएं कौन सी हैं, I1 I2 और I3, और इनके बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है, तो इन्हें बोलेंगे हम संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर में संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग क्या होता, बराबर होता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है माइनस के I4 माइनस के I5 माइनस के I6 बराबर क्या, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं समेशन I बराबर 0। सब इसे सबको मैंने बंद कर लिया समेशन में, और समेशन का मतलब सब टर्म के बीच में प्लस का निशान लगा। यहाँ पर अगर प्लस लगा दें हम, ये ब्रेकर में माइनस लिख दें, तो अभी इतनी आएगा। तो कहना मतलब ये प्रथम नियम कि किसी संधि पर आने वाली धारा तथा संधि से दूर जाने वाली धारा बराबर होती हैं। या दूसरे शब्दों में बात करें हम, तो ये RHS साइड में इधर लाए हम, पक्षांतर करने पर चिन्ह चेंज हो गए, बराबर क्या बचा 0। तो ये बीजगणित का नियम होता है कि इधर से संख्या इधर पहुंचाएंगे, इधर प्लस की है तो इधर माइनस की हो जाएगी, इधर से इधर ला रहे हैं तो ये प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। तो ये पक्षांतर करने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो ये बीजगणितीय नियम है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम इसकी परिभाषा की बात करें हम, तो किसी जंक्शन पर आने वाली धारा तथा उस जंक्शन से उस संधि से दूर जाने वाली धारा का बीजगणितीय योगफल क्या होता है, 0 होता है। इसलिए ये ज्वाइंट देख रहे हैं आप, इसलिए प्रथम नियम को संधि के नियम से भी जाना जाता है। इसे संक्षिप्त रूप ये है समेशन I बराबर 0। और एक प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन में भी कि किरचॉफ के प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। आप कहोगे कैसे याद रखें हम, आवेश संरक्षण के नियम पर कैसे आधारित है ये, तो बता रहे हैं अभी। इसमें धाराओं का जिक्र हुआ है, करंट का जिक्र हुआ है, I का जिक्र हुआ है, तो आवेश का जो अस्तित्व है वो Q बराबर IT है।
आई मानी धारा होती है और टी टाइम होता है। परिपथ में बहने वाली, टी समय में बहने वाली धारा आई है। तो जब धारा का जिक्र हुआ है पहले में, तो धारा का अस्तित्व किससे है? आवेश से। तो एक आवेश आ रहा, आवेश संरक्षण के नियम। ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है किरचॉफ का प्रथम नियम। अब हम किरचॉफ के द्वितीय नियम की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब द्वितीय नियम की बात करेंगे, जिसे हम बंद पास का नियम भी बोलते हैं। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, पाथ है ये, पाथ नहीं है, पास है ये। पास का नियम या लूप का नियम। तो पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं, प्रूफ बाद में करेंगे। सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा आई आर, ये होता है लूप का नियम। कहोगे आप मैथमेटिकल पोर्शन लिख दिया, इसकी थ्योरी नहीं सुनाई हमने, है नहीं? ठीक है, बता रहे हैं। देखो, आई धारा है, आर किसी सर्किट में लगा हुआ प्रतिरोध है, और ये सिग्मा लग रहा है ना, तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफलों का योग बोलेंगे इसे, सिग्मा की वजह से। और यहाँ जो सिग्मा ई लिख रहा है ना, वो E1 प्लस E2 प्लस E3 है। अर्थात इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में बहने वाली धारा आई और उसमें लगे प्रतिरोध आर के गुणनफलों का योग सेल के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। यही किरचॉफ का द्वितीय नियम है। किरचॉफ के द्वितीय नियम को बंद पास के नियम से या लूप के नियम से भी जाना जाता है। अब और ये विद्युत वाहक जो बल जो होता है, मैं पढ़ाऊँगा इसके बाद में। अभी विद्युत वाहक बल जो होता है, जैसे B बराबर W/Q होता है, टर्मिनल विभवांतर B, तो B की जगह E लिख देंगे सेल वाले के लिए, DC के लिए E यूज करेंगे B के स्थान पर। तो E बराबर W/Q, तो मात्रक इसका वोल्ट है, तो इसका मात्रक भी वोल्ट होगा। तो इसलिए ये वोल्टीय नियम, इसे वोल्टीय नियम भी कहते हैं, बंद पास का नियम, ध्यान रखना। और ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। आप कहोगे पहला नियम तो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, तो हम कैसे याद करें कि ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है? तो बच्चों, ई का मतलब वोल्टेज बताया था मैंने, विद्युत वाहक बल, जो ई से इससे तुलना की है। तो यहाँ पर B बराबर W/Q, तो यहाँ से W बराबर BQ। जब हमारे पास E का यूज करेंगे तो EQ आ जाएगा। तो E विद्युत वाहक बल आ रहा है सेकेंड नियम में। तो E का W का अस्तित्व किससे है? E से। तो W का मतलब कार्य होता है, वही कार्य ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। अर्थात कहने मतलब मेरा ये है बच्चों कि दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। दिस इज डिपेंडेंस ऑफ द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। अब इसके निगमन की बात करते हैं। तो बंद पास का नियम है, तो बंद पास एक देख लो, या बंद पास ABCD, ये मत लिखना ABCD, यहीं तक मत छोड़ देना, नहीं तो खुला पास हो जाएगा। ये जहाँ से चलेंगे हम, A से चल रहे हैं B, B से C, C से D, D से फिर हमें कहाँ आना पड़ेगा? A पर ही आना पड़ेगा, तब बंद पास बनेगा। ABCDA मैं किरचॉफ के दूसरे नियम लगाएंगे इसमें हम। किरचॉफ का दूसरा नियम सामने है आपके। तो सिग्मा E इक्वल टू सिग्मा IR, तो I1 R1, धारा I1 के संगत प्रतिरोध कितना? संगत करस्पॉन्डिंग। तो इसका मतलब दोनों सेल धन सिरे से जुड़े हुए हैं ये, तो E1 माइनस क्या आएगा? E2। अगर ये सेल ये वाला माइनस से जुड़ा होता तो जुड़ जाते हैं विद्युत वाहक बल। तो B बराबर IR होता है, तो यहाँ से E बराबर IR, I1 R1, ये करंट इससे होकर आ रही है। अब ये वाला इससे चलने वाली धारा I2 है, तो ये इससे होकर आ रही है संगत I2 R2। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे इसे? 2। अब बंद पास कौन से में? CD, कहीं से शुरू कर दो, CD EF C में द्वितीय नियम से किरचॉफ के। तो यहाँ E2 और यहाँ पर कोई सेल नहीं लगा हुआ है। जब कोई सेल नहीं लगा हुआ है तो E2 माइनस के क्या? 0 इज इक्वल टू, ये धारा किससे संगत है? इस धारा I2 के संगत प्रतिरोध कौन सा है? R2। तो I2 R2, तो प्यारे बच्चों ये धारा इधर से चली I1, इधर से चली I2, दोनों एक ही रास्ते में मिल गई धारा आकर के। तो I1 प्लस I2, और ये किससे होकर जाएगी?
इस प्रकार से स्मॉल से DEF इस प्रकार से। तो ये इसके संगत, इन दोनों धाराओं के योग के संगत जो प्रतिरोध होगा वो R3 होगा, तो जुड़ जाएगी ये धारा। तो I1 प्लस I2 इंटू क्या R3। तो इस प्रकार से इसका जो मान E2 का यहाँ पर लगाएंगे तो I2 से R2 इस प्रकार से ये कट जाएगा। तो बाई इक्वेशन देखेंगे फर्स्ट से, तो E1 माइनस E2 का मान ये है, तो माइनस के क्या हो जाएगा I2 R2 और माइनस चेंज जाएंगे I1 R3 इज इक्वल टू, ये लिख लेंगे आप I1 R1 माइनस के I2 R2, ये इधर ला के प्लस हो जाएंगे, ये काट दो इसे ऐसे। तो ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू I1 R1 ऑलरेडी है ही, और ये वाला पद माइनस का है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा पक्षांतर करने पर। तो I1 प्लस I2 और बाहर लिख रहा है इनटू में R3। ये कैसी फॉर्म में आ रहे थे साइड में, I की प्रतिरोध से गुणा हो रही है, अगर इससे भी गुणा करें हम तो वो भी प्रतिरोध और धारा है, प्रतिरोध और धारा का गुणनफल है, अर्थात बिल्कुल ठीक है E1। और इसके अगर प्लस में देखेंगे तो E2 और भी आगे बढ़ा देंगे, तो इसे हम ऐसे लिख देंगे सिग्मा E बराबर सिग्मा क्या IR। ये किरचॉफ का कौन सा नियम है, दूसरा नियम है। तो प्यारे बच्चों इम्पोर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ का पहला नियम है संधि का नियम, जिसे हम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, दूसरा ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब है प्यारे बच्चों सेल का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो थोड़ा सा सेल के बारे में बात करते हैं एक छोटी सी सूक्ष्म नॉलेज के साथ। ज़्यादा विस्तारपूर्वक नहीं बताऊंगा क्योंकि इस वीडियो में मटेरियल बहुत है बताने के लिए और टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगी थोड़ा, तो टाइम बर्बाद ना करते हुए थोड़ा ध्यान देंगे। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं बच्चों? सेल अगर धीरे धीरे, सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वह होते हैं जो सेल होता क्या है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को किस में, रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता रहता है, वह सेल कहलाता है। सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वह सेल होते हैं जो पहले यानी रासायनिक ऊर्जा, जो पहले रासायनिक ऊर्जा को किस में चेंज करते हैं, विद्युत ऊर्जा में, और ये एक बार यूज होने के बाद इन्हें क्या कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। द्वितीयक सेल वह सेल होते हैं जो पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करते हैं, फिर रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, द्वितीयक सेल कहलाता है। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? जिस प्रकार से कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है या तार प्रतिरोध लगाता है, ठीक उसी प्रकार सेल के अंदर जो विद्युत अपघटय होता है, जिसे हम घोल बोलते हैं, वो भी धारा के मार्ग में क्या लगाता है, प्रतिरोध या रुकावट या बाधा उत्पन्न करता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। एक बार और सुने, जिस प्रकार से किसी तार में धारा बहती है तो तार स्वयं विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट या बाधा उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार सेल के अंदर जो घोल होता है MnO2 एंड NH4Cl का जो घोल होता है, वो भी धारा के मार्ग में प्रतिरोध या रुकावट उत्पन्न करता है, जिसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे r से प्रदर्शित करते हैं। अब और सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, इसमें दो हेडिंग हैं, इसमें बता दिया। सेल के विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है E बराबर W/Q। यदि हम इसमें 1 कूलम आवेश लगा दें तो E किसके बराबर आ जाता है? सेल से मान लो हम कोई रेडियो चला रहे हैं या कोई टॉर्च जला रहे हैं, तो सेल क्या करता है, अंदर से धारा, सेल के सिरों से धारा आती है इलेक्ट्रोडों से, तो सेल यानी परिपथ में धारा को भेजता है और इस प्रकार से वो ऊर्जा देता रहता है। जब ऊर्जा ख़त्म हो जाती है यानी उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, सेल का बहुत बढ़ जाता है, वो धारा बाहर को आनी बंद हो जाती है, तो आप कह देते हैं कि सेल ख़राब हो गया।
सेल कब खराब होता है? जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। अर्थात एकांक कूलम आवेश को किसी चालक या वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा, यानी सेल द्वारा दी गई संपूर्ण ऊर्जा को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी सेल किसी परिपथ को आवेश प्रवाहित करने में जो ऊर्जा देता है, जो एनर्जी देता है, जो W देता है, वही क्या है? सेल का क्या है? विद्युत वाहक बल है। इसे हम E से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात सेल की बात करें हम तो सेल दो प्रकार से कार्य करता है। एक तो अंदर से धारा को बाहर भेजने में, और एक जो अंदर से धारा बाहर को आती है वो तो हमें दिखाई नहीं देती, परंतु जो बाह्य कार्य करने में जो बाह्य कार्य होता है, जैसे घड़ी की सुई है तो इस प्रकार से घड़ी की सुई क्या हो रही है? कार्य कर रही हैं। अगर सेल डिस्चार्ज रहें, हो जाएं, खराब हो जाएं, तो क्या होगा? आंतरिक प्रतिरोध जब बढ़ जाएगा सेल खराब हो जाएंगे, तो अंदर से धारा आनी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार से दो कार्य करता है सेल, अंदर से धारा को भेजने में बाहर को, और बाहर धारा आ ही गई तो उस परिपथ में कार्य कराने में खर्च होती है। अर्थात सेल के अंदर जो ऊर्जा होती है W, वो W इंटरनल और W एक्सटर्नल दोनों के योग के बराबर होती है। इसी के ध्यान में रखते हुए मैं इसमें स्मॉल r, कैपिटल R, E में, B में संबंध बताने वाला हूँ। तो अभी जो सेल द्वारा किया गया जो नेट कार्य है वो आंतरिक कार्य W इंटरनल और W एक्सटर्नल के बराबर होगा। तो W बराबर सूत्र पढ़ा होगा आपने BIT। अब बताए दूँ BIT कैसे आया? पढ़ा होगा आपने B बराबर W/T पढ़ा होगा। तो W बराबर क्या आएगा? B गुणा T। तो इस प्रकार से W बराबर BIT कैसे आया? एक सूत्र है P बराबर W/T। तो W बराबर P गुणा T, तो P बराबर क्या आ जाएगा? B इंटू I, तो W बराबर बेटा जाएगा। अगर सेल के विद्युत वाहक बल की बात करें तो यहाँ B की जगह क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये फॉर्मूला होता है W बराबर BIT, और सेल के विद्युत वाहक बल है तो EIT। तो यहाँ भी BIT आएगा, तो यहाँ पर BIT आएगा, तो यहाँ लिख रहा है आंतरिक प्रतिरोध। तो इस B को गायब करूँगा मैं, B बराबर IR लिख के, क्योंकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? IR है। तो यहाँ IR लिखूँगा, यहाँ IT ऑलरेडी है ही, तो I की I से मल्टीप्लाई I स्क्वायर RT, तो I स्क्वायर RT प्लस यहाँ हो जाएगा BIT। ये ऐसे कर लूँगा। कहोगे आप इसमें तो E भी आ रहा है, इसमें B भी आ रहा है, तो E तो इसका सेल का कुल विद्युत वाहक बल है, और B जो है वो सेल के सिरों से निकलने वाला जो टर्मिनल विभवांतर है। सेल के सिरों पर होने वाला जो विभवांतर है, जस्ट सेल के सिरों के जस्ट यानी तुरंत सिरों के बीच में उत्पन्न होने वाले जो विभवांतर है वो टर्मिनल विभवांतर है। टर्मिनल को ही बोलते हैं सिरे। तो यहाँ से आ जाएगा IT कॉमन ले लेंगे तो IR प्लस B, तो IT से IT कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर IR प्लस B। तो यहाँ से B को इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से स्मॉल r बराबर जाएगा E माइनस B बटे कितना? I। ओम का नियम जानते हैं आप, I बराबर हो जाएगा B बटे R। तो मैं ओम के नियम से I को गायब कर दूंगा B बटे R लिख के, तो E के बटे में B आ जाएगा। जब मैं B के बटे में B लिखूंगा तो उसी संख्या को उसी संख्या से भाग लगाने पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये आ गया स्मॉल r बराबर E बटे B माइनस 1 इंटू R। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, एंड B इज द टर्मिनल पोटेंशियल। तो ये स्मॉल r, E, B और इसमें क्या हो गया? संबंध हो गया। अब इस परिपथ से प्रवाहित होने वाली कुल धारा के बारे में बात करते हैं। I बराबर, तो आप देख रहे होंगे यहाँ से इस प्रकार से ये स्मॉल r, ये कैपिटल R, ये आंतरिक प्रतिरोध है और ये बाह्य प्रतिरोध है। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2। R1 क्या है? स्मॉल r कैपिटल R, तो R प्लस R हो जाएगा। तो
तो परिपथ में बहने वाली कुल धारा I बराबर B बटे R, B की जगह E लिखूंगा और R की जगह लिखूंगा R प्लस R। तो सेल अर्थात परिपथ में प्रवाहित कुल धारा ये होगी I बराबर E बटे R प्लस R। अब इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। अधिकतम धारा के लिए फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम करंट, अधिकतम धारा कैसे प्रवाहित हो सकती है सेल से? तो हमें स्मॉल r तो हम हटा नहीं सकते, हमें क्या हटाना पड़ेगा? बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R। तो कैपिटल R को हम शून्य कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो धारा होगी, क्योंकि धारा का दुश्मन कौन होता है? प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? प्रति प्लस विरोध, जो धारा के मार्ग में रुकावट या बाधा उत्पन्न करता है, उससे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। हमने कैपिटल R जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है परिपथ के अंदर लगा हुआ, वो हमने हटा दिया अर्थात शून्य कर दिया। तो E बटे कैपिटल R का मान 0 लगा देंगे प्लस स्मॉल r। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, स्मॉल r को 0 मत कर देना। अगर प्रश्न में आए कि नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली एक सेल है, तो नगण्य का मतलब तब स्मॉल r 0 होगा, अन्यथा स्मॉल r 0 नहीं होगा। आगे देखते हैं की परिभाषा गतिशीलता की। मोबिलिटी बोलते हैं गतिशीलता। गतिशीलता पाठ का नाम है वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा में गतिशील कौन होंगे? हम थोड़ी होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो गतिशीलता का सूत्र जो होता है म्यू बराबर होता है BD अपॉन E। इसे ऐसे बेहतर होगा लिखना, म्यू इक्वल टू BD अपॉन E। इसका मतलब होता है अनुगमन वेग या अपवाह वेग, और E से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। मोबिलिटी बोलते हैं, इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। गतिशीलता हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है, क्योंकि ये मोड़ लग रहा है, ये गतिशीलता हमेशा धनात्मक ही होती है। ध्यान रखना। अगर इसके मात्रक की बात करें हम, तो मात्रक तो बहुत सारे निकल सकते हैं। मीटर प्रति सेकंड इसका हो जाएगा, और E बराबर B बटे D से, E बराबर F बटे Q से बहुत सारे मात्रक हम MKS सिस्टम के अकॉर्डिंग भी और CGS के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में थोड़ा मैंने जल्दी पढ़ा दिया है, तेज़ी से पढ़ा दिया है, क्योंकि मटेरियल ही इतना है जिससे कोर्स भी प्रभावित होगा। तो आपको PDF फाइल में बिल्कुल सूटेबल नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप वीडियो देखें सबसे पहले, उसके बाद नोट्स बनाएं। और वीडियो देखने के लिए मैं आपको एक बार और धन्यवाद देना चाहूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के पुनः उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।